कक्षा षष्ठ समास। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में आइए आज जानते हैं कि समास के द्वारा किस तरह से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। समास समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। इस तरह किसी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, इसमें और को हटाकर उसकी जगह योजक चिन्ह लगाया और शब्द बन गया माता पिता। इसी तरह देश का वासी का संक्षिप्त रूप हुआ देशवासी। इस प्रक्रिया द्वारा जो नए शब्द बनते हैं वे समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद को पुनः पहले की स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। आइए अब इन चारों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शब्द है देशवासी। ये समस्त पद है। इसमें देश ये पूर्व पद और वासी उत्तर पद है। देश का वासी ये समास विग्रह है। समास के 6 भेद माने जाते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय आप शब्द रचना में पढ़ चुके हैं कि अव्यय जो होता है वो अविकारी शब्द होता है, जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाता है। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय हो तथा वही प्रधान भी हो और समस्त पद भी अव्यय का काम करे, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति विग्रह हुआ शक्ति के अनुसार। आजीवन जीवन भर। तो इन दोनों शब्दों में यथा और आ ये क्या है? ये अव्यय शब्द है। इस तरह अव्ययीभाव समास वो समास है जिसमें पहला पद अव्यय हो। तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। इसमें समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे यश प्राप्त, ये शब्द कैसे बना है? यश को प्राप्त। तो जो को कारक चिन्ह है वो लुप्त हो गया और शब्द बना यश प्राप्त। ऐसे ही रसोई के लिए घर के लिए लुप्त हो गया, शब्द बना रसोई घर। तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा
उपमान और उपमेय का संबंध होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब विशेषण आप जानते हैं कि जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। उपमेय जिसकी समानता दर्शाई जाती है, उपमान जिससे समानता दर्शाई जाती है। इस तरह हमको विशेषण, विशेष, उपमेय और उपमान शब्दों का अर्थ भी समझना चाहिए। अब कर्मधारय समास का उदाहरण, जैसे नील कमल, नीले रंग का कमल, ये विशेषण और विशेष से बना हुआ समस्त पद है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इसमें उपमान और उपमेय है। इस तरह कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह, मासों माने महीनों का, 4 महीनों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। इस तरह द्विगु समास। अब आगे द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसके दोनों पद योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे सुख दुख, विग्रह हुआ सुख और दुख। दाल रोटी, विग्रह हुआ दाल और रोटी। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले, अर्थात अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन, आनन माने मुंह, 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। अब कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु समास में भेद करने में कई बार भ्रम की स्थिति बनती है। तो आइए अब समझते हैं कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास में किसी की विशेषता बताई जाती है, बहुब्रीहि समास में उस विशेष व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है। अब उदाहरण से समझें। जो दूसरा अंतर कर सकते हैं उदाहरण और विग्रह के द्वारा, वो है कर्मधारय समास में विग्रह करने पर है जो का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ या गला। बहुब्रीहि समास में इसका विग्रह करने पर है जिसका शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीला गला है जिसका, अर्थात शिव। इसी प्रकार द्विगु समास के विग्रह में भी संख्या की ही प्रधानता होती है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, यहाँ विष्णु की ओर संकेत नहीं है। जबकि बहुब्रीहि समास में 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु की ओर संकेत किया जाता है। इस प्रकार हम कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।